बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके समक्ष विजय भोजी। आज जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का संख्या प्रकरण से 7वां लेक्चर आपके समक्ष लेकर के चल रहे हैं। उसमें से हम लोग आदर्शनम लोपा और हलन्त्यम तस् लोपा सूत्रों के बारे में जानकारी ली। उसके आगे का हम लोग जो सूत्र पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, आदिरंतेन संहिता। सूत्र कौन सा है? सूत्र है आदि रंतेन संहिता। ये सूत्र है। इसका जो है क्रम संख्या है 1171। 1171। ठीक है, तो ये हमारी क्रम संख्या है। सूत्र है आदिरंतेन संहिता। इसका हम लोग वृत्ति देते हैं, तो वृत्ति के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी वृत्ति। तो वृत्ति में हम लोग पढ़ेंगे अंतेन 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 इता सहित आदि मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ठीक है, ये सूत्र की हम लोग वृत्ति पढ़े। ठीक है, तो वृत्ति का हम लोग क्या करेंगे, इसकी पद परिचय में लगे। पद परिचय क्या करेंगे, इसको पदैक्षित करेंगे। पद परिचय। ठीक है, पद परिचय में हम लोग पढ़ेंगे। तो पद परिचय में आदि ये हमारा प्रथमा एक वचन का है, आदि। और उसके बाद में अंतेन ये तृतीया एक वचन का है। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिखा है सह इति अव्यय। सह इति अव्ययम। सह इति अव्ययम। अव्यय पदम लिखा है, सह इति अव्यय पदम। ठीक है, ये अव्यय पद होता है। और इता ये तृतीया एक वचन का है। इता शब्द जो है तृतीया एक वचन में बनेगा। और स्वस्य ये षष्ठी स्वस्य जो है आपका बनेगा षष्ठी एक वचन में। ठीक है, ये पद परिचय हम लोग पढ़े। फिर आपको देखते हैं सूत्र क्या है हमारा, आदिरंतेन संहिता 1171। वृत्ति क्या है, अंतेन इता सहित आदि मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ठीक है, अंतिम में इत सहित आदि मध्यगानां, जो अंतिम इत होते हैं, अंतिम इत संज्ञक वर्ण सहित आदि माने पहले, और उनके मध्य में जो भी वर्ण होते हैं उनकी क्या होती है, संज्ञा होती है। ठीक है, किस सूत्र के द्वारा, आदिरंतेन संहिता के द्वारा। तो पद परिचय में आदि प्रथमा एक वचन, अंतिम तृतीया एक वचन, सह जो है वो इत अव्यय पद है, इतः तृतीया एक वचन, स्वस्य षष्ठी एक वचन का है। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। चलिए, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, हम साइड में हो जाते हैं। हो गया होगा। आगे चलते हैं। फिर ये तो समझ में आ गया होगा
कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे व्याख्या में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। एक जैसे महेश्वर सूत्र होता है, व्याख्या में देखते हैं। महेश्वर सूत्र में हम लोग लेते हैं आ ई उ ड़, ठीक है, ये लेते हैं अ ई ड़। यहाँ हम लोग क्या चलते हैं, ठीक है। सूत्रार्थ हमने बता दिया था। सूत्रार्थ क्या था कि अंत इत से युक्त आदि वर्ण अपनी तथा मध्यगामी वर्णों की क्या होती है, संज्ञा होती है, वो संज्ञाबोधक वर्ण होते हैं। व्याख्या में हम लोग आ युड़ लेते हैं। इसमें जो है, इसमें अयुण में क्या होता है, आ की इत होती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ अंतिम, ये इत जो है क्या है, अंतिम, अंतिम इत, अंतिम इत क्या है, अणा है, अंतिम इत अणा है। और आदि में क्या है, आदि मतलब पहले, आदि वर्ण। तो आदि वर्ण क्या है, छोटा आ, ये आदि वर्ण है, ठीक है, आदि वर्ण आ है। अतः अंत इत से युक्त, अतः अंत क्या लिखा है, अतः अंतिम इत से युक्त, युक्त आदि अण हुआ है। अंतिम इत से युक्त आदि वर्ण आ, वो हमारा मिलकर के क्या हुआ है, अण हुआ है, ठीक है। कि भाई ये लिखा है कि अंतिम, अंतिम वर्ण हमारा कौन सा है, इत। अंतिम वर्ण इत से युक्त आदि वर्ण आ मिलकर के क्या बना है, अण बना है, ठीक है। ये समझ में आया कि अंतिम वर्ण हमारा क्या है, अंतिम इत अड़ा है, और अंतिम वर्ण आ है, और अणा अंतिम इत और आदि वर्ण को मिलकर के हमारा क्या प्रत्यय बना है, अण प्रत्यय बना है। ये प्रत्यय हुआ, ये प्रत्याहार बनाने का कार्य करता है। ये सूत्र जो है हमारा, ये क्या कार्य करता है, प्रत्याहार बनाने का कार्य, या प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, ठीक है, प्रत्याहार बनाने का कार्य। या फिर इसे सीधे हम लोग क्या कह देते हैं, प्रत्याहार सूत्र, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है, ठीक है। इसे प्रत्याहार सूत्र भी या प्रत्याहार विधायक सूत्र कहा जाता है। तो यहां तक हम लोग क्लियर हो गया। इसी प्रकार से इसमें ई उ, ये हमारे क्या है, मध्यगामी, तथा आ आदि में ये क्या है, हमारे मध्यगामी वर्ण। ई उ ये क्या है, मध्यगामी वर्ण। तो मध्यगामी वर्ण और आदि वर्ण, ये तीनों, मध्यगामी वर्ण और आ, ये तीनों वर्ण हमारे क्या हो जाएंगे, अर्थात इसको यहीं पर लिख लीजिएगा, ये तीनों वर्ण हमारे संजी वर्ण होते हैं, संजी वर्ण होते हैं, ठीक है। ये संजी वर्ण बोले जाते हैं, या संज्ञक वर्ण, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि आदि अंतिम संहिता में ये प्रत्याहार बनाने का कार्य करता है, या प्रत्याहार सूत्र विधायक सूत्र है। इसमें व्याख्या में हम लोग क्या करते हैं, अंतिम इत वर्ण और अंतिम वर्ण आ हमारा क्या करता है, अण प्रत्याहार बनाने का कार्य करता है। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अच बनाते हैं, अक बनाते हैं, अल बनाते हैं, और ये क्या होता है, ये प्रत्याहार बनाने का सूत्र दिया गया है। अगर देखा जाए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे चल के। यहाँ तक नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समय दे रहे हैं। जहाँ पे भी ना समझ में आए आप कमेंट पर बताएं कि किस तरह से हमारे पढ़ाने का अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आगे चलते हैं। लिखा है ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं क्या, इसके आगे बात करते हैं कि प्रत्याहार। ठीक है, जैसे ये लिखा है प्रत्याहार, तो प्रत्याहार में हम लोग लिखते हैं प्रति आंग आंग और ह्री धातु से घय प्रत्यय करने पर बनता है प्रत्याहार। प्रति प्लस आंग और ह्री धातु से घय प्रत्यय करने पर प्रत्याहार बनता है। इसमें प्रत्याहार में प्रति और आंग क्या है, उपसर्ग है, और ह्री धातु है और घय प्रत्यय दिया। ठीक है, घय प्रत्यय है, प्रति और आंग ये क्या उपसर्ग है। प्रत्याहार शब्द में, प्रत्याहार शब्द क्या होता है, एक संक्षेपीकरण करने का शब्द होता है। ठीक है, संक्षेपीकरण, हम लोग शब्दों को क्या करते हैं, संक्षेप करते हैं। जैसे ये लिखा है अच, अच ये क्या है, ये संक्षेपीकरण है। ठीक है, अयोड़ से लेकर के अयोच तक हम लोग क्या कर दिए हैं, अच अर्थात संक्षेपीकरण कर दिए हैं। तो यही एक प्रत्याहार। तो प्रत्याहार सूत्रों का यही होता है कि संक्षेपीकरण करना, हम लोग संक्षेपीकरण करते हैं। फिर आगे चलते हैं, हमारे आगे का सूत्र है आपका आगे अगला सूत्र है, आगे का सूत्र है क्या करता है, उकालो उकालो लिखा है उकालो अज्रसो दीर्घ प्लुता। ठीक है, ये सूत्र है, उकालो हज्रसो दीर्घ प्लुता, ये सूत्र दिया है। इसकी संख्या है 1 2 27, 1 2 27, ये क्रम संख्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सूत्र है, इसमें बताया गया है, सूत्र है, इसको लिखते हैं उच्च और वाम काल इव कालो यस्य सो अच क्रमाद हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा, हर्षो दीर्घ प्लुत, हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, ये है। ठीक है, उच्च वह वाम काल
इव कालो यस्य सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। ये शब्दों को हमने तोड़कर सरल भाषा में लिख दिया। एकदम सरल भाषा में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा है, ये बताया गया है कि अर्थ में लिखा उच्च 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 वाम, ये तीनों क्या है, वा का, ये तीनों उच्च 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 वह, ये बहुवचन, ये जो है उ का क्या है, इन तीनों उ का वा बहुवचन में बना है। इन तीनों उ का, ये जो तीनों उ हैं, इनका जो है बहुवचन में हम लोग क्या बनाते हैं, वह बनाते हैं। ठीक है, बहुवचन में वह बनाते हैं। और वह जो है, ये वाह, ये षष्ठी बहुवचन का है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, और फिर लिखा है इन तीनों उ का जो समय है, इन अस्य इन तीनों उ का काल, काल माने समय, इव है, कालो इव कालो। ठीक है, काल इव कालो, जो समय है, जो समय है वह स्वर, वह क्या है, वह उनके स्वरों के क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, काल अर्थात समय के अनुसार इनकी क्रम से क्या होती है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हो जाती है। उच्च 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 वाह वाम काल इव कालो यश सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। इन तीनों की क्या होती है, समय के अनुसार, ठीक है, संज्ञा क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो क्रम से संज्ञा हो जाती है। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, अच, तो अच की क्या होती है, अच हमारे जो होते हैं वो दीर्घ भी होते हैं। ठीक है, स्वरों में भी, स्वरों के भेद जो होता है क्या लिखते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत भी होता है। ठीक है, ये हो गया। और एक सूत्र होता है, जैसे लिखा है लास्ट में, सा, सूत्र क्या है, परिभाषा में ही है, सा प्रत्येकम उदात्ता उदात्तादि भेदेन त्रिधा। ठीक है, लिखा है सा प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। सा माने वह, प्रत्येकम माने प्रत्येक के, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदेन, इसके उदात्त रूप में तीन भेद होते हैं प्रत्येक के। जैसे हम लोग अब बात करते हैं कि तीन भेद किस प्रकार से होते हैं। अब यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। इसके आगे बात करते हैं हम लोग, क्या है, जैसे लिखा था अच, भीग जाता है तो चलता ना करें। जैसे लिखा है अच, ठीक है, अच में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये है। तो इसके भी तीन भेद होते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित। इसी प्रकार से इसके बाद दीर्घ उदात्त दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित। इसी प्रकार से प्लुत उदात्त और प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित, ये तीन भेद होते हैं।
अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बताते हैं, प्रत्येक स्वर के 9 भेद होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो प्रत्येक स्वर के कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। और एक ही ह्रस्व के 3 भेद, दीर्घ के 3 भेद और प्लुत के भी 3 भेद होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे के हम लोग क्या परिभाषा लेके चलते हैं, उच्चेर उदात्ता और निचेर उदात्ता और समाहार स्वरिता, ये सूत्रों के बारे हम लोग कल बात करेंगे। तो आज का यहीं तक हम लोग रखते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। और अपने हमारे सुझाव अपने कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा कि किस तरह आपको हम पढ़ाने का प्रयास करें। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृत।